नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है नियति का खेल। बिमला जी खाने के लिए दोनों बहुओं के गोल गोल चक्कर लगाए जा रही थी और बहुएं रोटी हाथ में लिए बिमला जी को रिझाते हुए अपने पीछे पीछे आने को मजबूर कर रही थी। बिमला जी बेचारी घुटनों के बल चलते चलते बहुत देर तक उनके पीछे पीछे चक्कर काटती रही, पर बुढ़ापे के कारण उनकी सांसें फूलने लगी और उनका सिर घूमने लगा, तो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी बहू बोली, क्या हुआ बुढ़िया, अब भूख नहीं लग रही है? अब ले रोटी, ले आ। दोनों बहुएं दूर से ही उन्हें कुत्ते की तरह रोटी दिखाकर बेशर्मों की तरह उन पर हंस पड़ी थी। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर बिमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए दोनों बहुओं से हाथ जोड़कर बोली, बहू, एक भूखे इंसान पर इतना सितम मत करो। तुम मुझसे छुटकारा ही पाना चाहती हो तो ऐसे ही मार दो, पर कम से कम इस अन्न का तो अपमान मत करो। ठीक है, मैं तुमसे खाना नहीं मांगूंगी, तुम मुझे मेरी पेंशन के कुछ ही पैसे दे दो ताकि मैं अपना गुजारा खुद कर सकूं। इतना सुनते ही बड़ी बहू तिल मिलाते हुए आई और पीछे से उनकी चोटी पकड़कर बोली, बुढ़िया, क्या कहा तूने? पेंशन के पैसे? ऐसा कहते हुए उसने जैसे ही बिमला जी पर हाथ उठाना चाहा कि अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज़ से दोनों बहू के पैरों तले जमीन सरक गई। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाचार माँ पर हाथ उठाने की? स्नेहा ने अपनी सास को जमीन पर से उठाया और उनके कपड़े साफ किया। बिमला जी की सबसे छोटी बहू स्नेहा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देवर जी, बड़ी भाभी पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे बड़ी भाभी तो माँ समान होती है और आप इस माँ समान पर हाथ उठा रहे हैं। यही तमीज़ है क्या आप में? तभी दूसरा तमाचा बबीता के गाल पर पड़ा। किस तमीज़ की बात कर रही हो भाभी आप? जब आप दोनों एक बूढ़ी और लाचार माँ पर अत्याचार कर रही थी तब सारी तमीज़ कहाँ गई थी? छोटे, यह क्या शोर शराबा लगा रखा है पूरे घर में? दोनों बहुएं पतियों को देखते ही रोने का नाटक करने लगी। छोटे बड़े सबका लिहाजा भूलकर सब पर हाथ उठाओगे? बड़ा भाई बोला। पंकज गुस्से में बोला, खबरदार भैया, अगर आज आपने अपनी पत्नियों का साथ दिया तो मैं माँ के लिए अपनी सारी हदें पार कर जाऊंगा। पंकज को गुस्से में तिल मिलाता हुआ देखकर दोनों भाई शांत हो गए। पंकज बोला, दूसरे घर से आई है आपकी बीबियाँ तो उनकी तो बात ही मत कीजिए, पर आप कैसे माँ की तपस्या या दर्द को भूल गए? कैसे भूल गए माँ की उस दर्द को जिसने अकेले हम तीनों भाइयों को सींच कर इस काबिल बनाया है कि हम सर उठाकर जी सकें? कैसे भूल गए माँ के उस त्याग को जब माँ ने हम लोगों का पेट भरने के लिए ना जाने कितनी दर दर की ठोकरें खाई थी? कैसे भूल गए माँ की उस ममता को जब हमें सर्द रातों से बचने के लिए खुद एक ही पुरानी सी शॉल में पूरी सर्दी निकाल देती थी ताकि हम लोगों को एक ही स्वेटर में ही पूरी सर्दी ना गुजारना पड़े। और आज इस माँ को दो रोटी के लिए कुत्ते की तरह भाभीयों के पीछे पीछे चक्कर काटना पड़ रहा था और दोनों उसी लाचार बूढ़ी माँ का मजाक बनाकर उन पर हंस रही थी। माफ़ करना भैया, अगर आपको अभी लगता है कि भाभीयों ही सही है और हम गलत, तो आप रहिए अपनी पत्नियों के पल्लू से बंध कर, मैं अपनी माँ की देखभाल खुद कर लूँगा। इतना कहकर पंकज और उसकी पत्नी
माँ को कमरे में ले गए। पंकज ने माँ के आंसू पोंछे। इतने में स्नेहा माँ के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई। पंकज माँ को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा तो उनकी आंखें भर आई। वह सोचने लगी, तीनों मेरा ही खून है, लेकिन उन दोनों और पंकज में कितना फ़र्क है। पंकज ऐसा बेटा परवरिश से नहीं बल्कि भाग्य से मिलता है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उन दोनों के लिए भी, पर उन्होंने मेरी ममता का कर्ज ऐसे चुकाया कि इस माँ को दाने दाने के लिए तड़पा दिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आई और वह अपने पति को याद करने लगी। रात के 12 बज रहे थे। जीवन के 80 बसंत देख चुकी बिमला जी की आंखों से आज नींद गायब थी। वह अतीत के पन्नों में खोई हुई पुराने दिनों को याद कर रही थी। 30 वर्ष की अल्पायु में जब पति का साथ छूट गया था, छोटे छोटे 4 बच्चों को पालने पोसने, उन्हें शिक्षित करके समाज में उचित स्थान दिलाने की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। पति रामनारायण सरकारी कर्मचारी थे। उनकी जगह पर 30 साल नौकरी करने के बाद 5 वर्ष पहले ही वह सेवानिवृत्त हुए थे। जब बिमला जी के पति रामनारायण जी का देहांत हुआ था, उस समय उनका बड़ा बेटा किशोर 8 वर्ष, छोटा बेटा संदीप 6 वर्ष और सबसे छोटी बेटी अंशिका मात्र 3 वर्ष की। और सबसे छोटा पंकज रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था, बल्कि वे रामनारायण जी की 20 एकड़ ज़मीन हथियाने के फिराक में लगे हुए थे। कस्बे की मेन सड़क के पास उनके परिवार का पुश्तैनी मंदिर व उसकी संपत्ति सबकी देखभाल बिमला जी ने अकेले अपनी सूझबूझ व कस्बे के पंडित दीनानाथ, जो कि उन्हें अपनी बहन मानते थे, उनकी मदद से बिमला जी ने सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए 30 साल तक सरकारी नौकरी करते हुए अपने पति की संपत्ति और बच्चों की देखभाल में अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। बिमला जी ने सेवानिवृत्त होने के बाद लाखों रुपया अपने दोनों बेटों और बेटी अंशिका और सारे बेटों की शादी भी हो चुकी थी। अब वह सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना चाहती थी। उन्हें जितनी पेंशन मिलती थी वह ही उनके खर्चों के लिए पर्याप्त थी। उनके जीवन में धन दौलत का कोई मूल्य नहीं था। बड़ा बेटा किशोर सरकारी सेवा में अधिकारी था। छोटे बेटे संदीप का लाखों का व्यापार था। पंकज बेचारा एक जगह प्राइवेट नौकरी करता था। किशोर की पत्नी सुलोचना पहले बिमला जी के आसपास रहकर उनकी सेवा करती थी, मगर रिटायरमेंट के बाद उसके पास भी बिमला जी के लिए बिताने के लिए समय नहीं था। छोटी बहू बबीता बेहद मॉडर्न स्वभाव और हाव भाव में डूबी रहती थी। बुजुर्गों के प्रति उसका नज़रिया बिल्कुल नकारात्मक था। बिमला जी अपने बहू बेटों के जीवन में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करती थी। वह जानती थी कि आज का समय बदल चुका है। बिमला जी के स्वर्गीय पति रामनारायण जी की पुण्यतिथि का दिन बिमला जी हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि के दिन कस्बे में अपने पुश्तैनी मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाती थी, जिसे पंडित दीनानाथ जी वर्षों से संपन्न कराते थे, जिसमें बिमला जी के संग उनके सभी बच्चे, बेटी, दामाद सभी लोग शामिल होते थे। मंदिर का एक राज भी था। अभी मंदिर में दबे उस राज के बारे में बस बिमला जी और दीनानाथ जी ही जानते थे। वो अभी बच्चों को बताना नहीं चाहते थे कि सही वक्त पर बताएंगी, लेकिन बहुओं के व्यवहार के कारण उन्होंने अपना मन बदल लिया। सुनो जी, इस बुढ़िया का कुछ कीजिए।
मैं भी बेटे बहू वाली हूँ, तो रोज़ रोज़ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर इतने सालों तक हमने अम्मा का ख्याल रखा, तो अब अम्मा की जिम्मेदारी आप दूसरे भाइयों में बांट दीजिए। सुलोचना अपने पति किशोर से कहती है, तो किशोर बोला, भाग्यवान, रसोई का बंटवारा तो बेटे की शादी के बाद ही तुमने करवा दिया था, अब क्या अम्मा का भी बंटवारा करवाओगी? सुलोचना बोली, जिसको करना पड़ता है ना, वही समझ सकता है। आपको क्या है, आप तो अपनी मास्टरी करने के लिए स्कूल चले जाते हैं, पीछे से पूरे दिन घर में बहू चाय, बहू रोटी और दिन रात उनकी साफ सफाई मुझसे ना हो पाएगा। अब हमारी बहू पढ़ी लिखी है, उससे क्या मैं इनका मैला साफ करवाऊंगी? ऐसा ना हो इनका करते करते जब मेरी बारी आए तो बहू हाथ खड़े कर दे। तभी सुलोचना का बड़ा देवर संदीप आया। अरे भाभी, क्यों छुट्टी के दिन सुबह सुबह कलेश कर रही हो? कितने दिन हो गए आपके हाथों की चाय नहीं पिया? किशोर बोला, हाँ भाई, सुबह सुबह गरम गरम चाय अच्छी लगती है, ना कि पत्नी की जली कटी बातें। इतना कहकर दोनों भाई ठहाका लगाकर हंसने लगे। सुलोचना गुस्से से बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सुन लो देवर जी, आप या फिर पंकज जी को अम्मा जी की जिम्मेदारी लेनी होगी, हमसे ना हो पाएगा। अभी तो चाय पिला देती हूँ, लेकिन अभी के अभी इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। इतना कहते हुए वह गुस्से में रसोई में चली गई। संदीप बोला, भैया, आज सुबह सुबह अम्मा के बंटवारे की बात कहाँ से उजागर हो गई? अब तो हमारे घर में भी यही महाभारत शुरू हो जाएगी। आप भाभी को कुछ समझाते क्यों नहीं हैं? किशोर बोला, जब तुम अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो मेरी तो बहुत पुरानी हो गई है, मैं कैसे समझाऊंगा? अब तुम दोनों को अम्मा की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। संदीप की पत्नी बबीता आई और बोली, भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, पर क्या इतने सालों से आप अकेले अम्मा बाबूजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आप भूल रहे हैं, जब भाभी आई उसके 3 साल बाद ही मैं भी आ गई थी, तो मैं भी कम सेवा नहीं की हूँ, तो मुझसे तो अब उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर उसने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे तो किशोर बोला, अब तो एक ही उपाय है, पंकज से बात करनी होगी। वैसे भी उसके बच्चे अभी छोटे हैं, उस पर क्या ही जिम्मेदारी है, वो माँ को अपने साथ रख ही सकता है। संदीप ने भी अपनी सहमति जताई और बोला, हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, उसे करना ही होगा, और प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो पैसे भी तो मिलते ही होंगे। चलो पंकज को बुलाते हैं। पंकज, पंकज, बाहर आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी उनकी माँ बिमला जी लाठी के सहारे बेटों के पास आकर सोफे पर बैठ गईं और बोली, क्या बात है बेटा, आज तुम तीनों एक जगह बैठे हो, क्या कोई ज़रूरी बात कर रहे हो? किशोर बोला, हाँ माँ, बहुत ज़रूरी बात है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें समय पर रोटी मिलती रहेगी, अब चाहे इस घर से मिले या दूसरे घर से। बिमला जी बोली, बेटा, क्यों इस उम्र में माँ को इधर से उधर लुढ़का रहे हो? तुम लोगों को कुछ रोज के लिए भी मैं कभी नाना नानी या दादा दादी के पास नहीं छोड़ी, अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाती आई। कहते कहते बिमला जी की आंखें भर आई। तभी सुलोचना की नई बहू प्रिया वहाँ आई और बोली, दादी जी, आप सोफे पर पैर ऊपर करके मत बैठिए, सोफा गंदा हो जाएगा। अभी 6 महीने पहले ही तो मेरे पापा ने दिया था,
पर आप तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हैं। आप उस लकड़ी की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठती हैं? सबके सामने चाय पटक कर रख दी और वहाँ से अपने कमरे में चली गई। बिमला जी सोफे से उठकर कुर्सी पर बैठ गई और सब का मुंह देखने लगी कि कोई तो उन्हें भी एक कप चाय दे दे, पर किसी ने नहीं दिया। दोनों बेटे बहू पीने लगे। तभी पंकज वहाँ आया और माँ की ललचाई नज़रों को देखकर अपनी पत्नी स्नेहा को बोला, स्नेहा, माँ के लिए एक चाय बना दो। भैया आप लोग पिएंगे? संदीप मुंह बनाते हुए बोला, नहीं, हमने चाय पी ली और हमारे लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि अब माँ की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। हमारी पत्नी माँ की रोटी बनाते बनाते थक चुकी है, तो अब तुम इसकी जिम्मेदारी ले लो। वैसे भी अब ये कितने दिन बचेगी? पंकज बोला, शुभ शुभ बोलिए भैया, माँ है तो हम सब एक साथ हैं। जब माँ नहीं रहेगी तो घर सूखे पत्तों की तरह बिखर जाएगा। किशोर बोला, बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ो और अपनी जिम्मेदारी को उठाकर अपने तरफ ले जाओ। पंकज बोला, पर भैया, माँ तो वैसे भी तीनों टाइम हमारे साथ खाती है, फिर वो इधर रहे तो क्या दिक्कत है? माँ को इस कमरे से लगाव है क्योंकि बाबूजी इसी कमरे में रहते थे। सुलोचना बोली, 100 बात की एक बात देवर जी, अब हमें भी जगह चाहिए। अब स्नेहा की तरह मेरी बहू 2 कपड़े में नहीं आई है, दहेज का इतना सामान लेकर आई है, उसे रखने के लिए जगह तो चाहिए ही। आप अम्मा की खाट बरामदे में लगा देना, क्या दिक्कत है? बेचारी बिमला जी बच्चों की तरह टुकुर टुकुर सबका मुंह देख रही थी कि तीनों बच्चों को कितने लाड़ प्यार से उन्होंने पाला और आज वही उनके बंटवारे की बात कर रहे हैं। तभी स्नेहा बिमला जी को चाय और बिस्कुट देते हुए बोली, माफ़ी चाहूँगी, आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, पर भाई साहब, अगर अम्मा जी अपनी सहमति से हमारी तरफ रहना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पंकज को अपनी पत्नी पर गर्व था कि वो उसकी माँ की भी उतनी ही इज्जत करती है जितना वो अपनी माँ की करती होगी। बबीता झट से बोली, फिर तय रहा, अम्मा देवर जी की तरफ रहेंगी। मैं साफ साफ कह देती हूँ, अब हम इनके खाने पीने दवाइयों का खर्चा नहीं उठाएंगे। हाँ, कल को मर जाएंगी तो तीनों मिलकर सब कर देंगे। फिर हर साल श्राद्ध पर इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिमला जी बोली, बहू, जीते जी तुम लोग मुझे खाने को तरसाते हो और मेरे मरने के बाद श्राद्ध में मेरी पसंद का हलवा पूरी बनाओगी तो क्या मैं खाने आऊँगी? उससे अच्छा तो मेरे जीते जी मुझे ये सब खिला दो ताकि मैं शांति से मर सकूं। सुलोचना बोली, अम्मा जी, अब तो जो खाना है छोटी बहू से कहो, और ये लो, मैंने आपका सामान बांध दिया। स्नेहा, ले जाओ इनका सामान। पंकज बोला, भाभी, आपको इतनी जल्दी थी कि आपने माँ का सामान भी बांध दिया? एक बार माँ से पूछ तो लेती। संदीप बोला, माँ से क्या पूछना, माँ को कितनी समझ है। अब माँ को क्या करना है नहीं करना है इसका फैसला हम लोग करेंगे। बहुत दिन माँ के फैसले पर ये घर चला, अब नहीं, चलो अपना काम करो। सब इतना कहकर चले गए। बिमला जी ने भले ही कुछ नहीं कहा हो, पर अंदर ही अंदर वो घुट रही थी। पिछले 3 साल से छोटी बहू ही तो सब कुछ कर रही थी, उसके प्रेम और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखते ही देखते 3 महीने में बिमला जी की हालत बहुत खराब हो गई। उन्होंने अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जताई, पर उसने भी कुछ बहाना बनाकर टाल दिया।
कलयुग की काली छाया ने बेटी की मति भी हर ली थी। हमेशा अपने घर की जिम्मेदारियां बताते हुए वो माँ से मिलन की असमर्थता व्यक्त करती रहती। इधर जब से बिमला जी स्नेहा के पास आई, दोनों बेटे बहू झांकने तक नहीं आते थे, ये सोचकर कि कहीं वापस उन्हें अपने साथ ना रखना पड़े। समय बीता गया। एक दिन पंकज और स्नेहा को अचानक रात में किसी रिश्तेदार की मौत पर जाना पड़ा, तो बिमला जी को बहुत भूख लगी थी और उन्होंने दोनों बहुओं से खाना मांगने पर ऐसे जलील किया था। सोते सोते बिमला जी की कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला, और उसी रात संतानों के प्रेम और स्नेह पाने की अधूरी इच्छा के साथ बिमला जी परमात्मा को प्यारी हो गई। उस दिन दोनों बेटे बहू बहुत खुश थे कि चलो अब डर डर के जीना नहीं पड़ेगा। पंकज और स्नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी माँ के लिए सब कुछ किया। दोनों बेटों ने थोड़ी बहुत मदद कर दी ताकि समाज के लोग ये ना कहे कि सब कुछ पंकज के कंधों पर आ गया। माँ क्या गई, तीनों भाइयों में अब गिन कर बातें होती थी। समय बीता। पूरे 1 साल बाद सुलोचना प्रिया से बोली, सुनो बहू, कल अम्मा जी का श्राद्ध है, उन्हें हलवा पूरी बहुत पसंद था। प्रिया बोली, मम्मी जी कल है ना, बना दूंगी, आप आज से ही घर सर पर उठा रखी हैं। बबीता ने भी अपनी बहू से कहा, बहू, मेरी सासू माँ के श्राद्ध में कोई कमी ना रह जाए। मैं चाहती हूँ उनकी आत्मा को तृप्ति मिले। उन्हीं का आशीर्वाद से आज हम सब फल फूल रहे हैं, तो उनकी पसंद की हर चीज़ बनना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दिन बिमला जी की बहू और उनकी बहू में होड़ मची थी कि अम्मा जी को स्वादिष्ट भोजन का भोग सबसे पहले किसके घर से मिले। वहीं स्नेहा मौन होकर सब कुछ देख रही थी। फिर पंकज से बोली, जीते जी अम्मा जी बहू के स्वादिष्ट भोजन की चाह में खिड़की की तरफ देखती रहती थी कि कोई अपने घर से कुछ बनाए तो उनके लिए लाए, परंतु सभी अपना नाक मुंह सिकोड़कर किनारा कर लेती थी। और आज देखिए। पंकज बोला, जाने दो, तुम्हें तो याद होगा अम्मा को क्या अच्छा लगता है, बस वो बना कर रखना, मैं आकर ले जाऊंगा। इतना कहकर माँ की तस्वीर को प्रणाम किया और दफ्तर चला गया। बेचारी बिमला जी की 3 बहुएं थी। जीते जी बेचारी दोनों के हाथों से बने स्वादिष्ट भोजन और प्रेम के लिए तरसती रही। हर किसी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए बिमला जी से किनारा कर लिया था। वो तो एक स्नेहा थी जिसके भरोसे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, पर वो माँ थी, उनका प्रेम अपनी अन्य संतानों के लिए भी उतना ही था। इसीलिए वे उनसे भी स्नेह और सम्मान चाहती थी जो उन्हें कभी मिल ना सका। आज हर बेटे के घर में उनकी तस्वीर पर तरह तरह के पकवान चढ़ाए जा रहे थे। बेचारी अपने दुर्भाग्य को रो रही होगी कि काश इतना मान सम्मान और प्रेम जीते जी उन्हें दिया होता तो वो तृप्त हो जाती। इधर पंकज ऑफिस में अपने बॉस अभिषेक से बोला, सर मुझे कल की छुट्टी चाहिए। बॉस ने कहा, पंकज तुम्हें तो पता है 2 दिनों बाद रिपोर्ट सबमिट करनी है, छुट्टी का तो सोचो ही मत। पंकज बोला, सर मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं कहता, ऐसी क्या मजबूरी है। तो पंकज बोला, सर कल मेरी माँ का श्राद्ध है। ठीक है, पंडितों को खाना खिलाकर तब आ जाना। उसने कहा, नहीं सर, मैं पंडितों को खाना नहीं खिलाता, बल्कि मैं महिला वृद्धा आश्रम जाता हूँ, उन महिलाओं को अपने हाथों से खाना परोसता हूँ, फिर 3-4 घंटे उनके साथ ही वक्त बिताता हूँ। अभिषेक बोला, पर श्राद्ध में तो पंडितों को। पंकज बोला, आप ठीक कह रहे हैं सर, पर मुझे लगता है माँ के श्राद्ध पर
वृद्धा आश्रम से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। अभिषेक बोला, वो कैसे? पंकज बोला, उन औरतों को मुझ में अपना बेटा दिखता है और मैं उनकी बातों में अपनी माँ को पा लेता हूँ। जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो वैसे ही हिदायतें और फिक्र उनकी बातों में होती है जो माँ की बातों में होती थी। उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती है, वो सुन लेता हूँ और हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ जितना मेरा सामर्थ्य है। जब उनके चेहरे पर खुशी आती है तो लगता है ऊपर माँ मुस्कुरा रही होगी और कह रही होगी, शाबाश मेरे लाल, इन माँओं की यूं ही सेवा करते रहना। पंकज की आवाज़ में एक दर्द था और एक सुकून भी था। अभिषेक बोला, पंकज, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। सच में तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुम जाओ, कल का काम हम परसों कर लेंगे। अगले दिन स्नेहा अपने पूरे परिवार के साथ पहले घर में अम्मा जी को थोड़ी सी प्रसाद चढ़ाकर वृद्धा आश्रम चली गई। जब सबको खाना खिला रही थी तभी उसके पड़ोस के किसी व्यक्ति ने वहां देखा और प्रयोजन पूछा। जब उन्हें सारी बात पता चली तो वे स्नेहा और पंकज से बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन पड़ोस के कई गणमान्य व्यक्ति पंकज के घर आए और उनकी बहुत तारीफें कर रहे थे। ये सब देखकर किशोर और संदीप बहुत नाराज हुए। दोनों की पत्नियों ने अपने पतियों को भड़काया। देख रहे हो, समाज वालों को न जाने क्या क्या झूठ बता रहे हैं, अपने लिए तारीफें लूट रहे हैं और हमारी बदनामी कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने कहा, अभी पड़ोसियों को जाने दो, उसके बाद इसका हिसाब करते हैं। जैसे ही सभी पड़ोसियों चले गए, दोनों भाई उस पर चढ़ गए। तुम ये क्या उल्टी सीधी बातें लोगों को सुना रहे हो? ज़रूर तुमने कहा होगा कि माँ की सेवा तुम लोगों ने ही की। हम क्या घास काट रहे थे? अगर तुम्हें इतनी ही वाहवाही चाहिए तो अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पंकज बोला, भैया, आज तक मैं माँ की वजह से चुप था और आप लोगों की इज्जत करता था, पर आप लोगों ने माँ को तिल तिल रुलाया था। माँ अभी कुछ साल हमारे साथ और रहती, पर आप लोगों ने उसे कमरे से नहीं बल्कि उन्हें अपने दिल से भी निकाल दिया था। इस बात का गम माँ को समय से पहले ले गया। बबीता बोली, ठीक है ना, अब तो अम्मा जी चली गई हैं, फिर आप क्या करना चाहते हैं? और वैसे भी आपका तो एक ही बेटा है, हमारे दो बच्चे हैं, तो हमें घर में जगह की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रिया बोली, हाँ मम्मी जी, मुझे भी अब अपने लिए 2 कमरा चाहिए। बबीता बोली, नहीं प्रिया बहू, वो एक कमरा तुम्हारा होगा और एक हम रखेंगे। अरे मेरे भी तो 2 बच्चे हैं। स्नेहा हंसकर बोली, आप लोग कितने स्वार्थी हैं। अम्मा जी को एक कमरा नहीं दे पाए और हमारा दोनों कमरे हथियाने में लगे हैं, पर क्यों छोड़े हम अपनी जगह को? किशोर बोला, पंकज, अपनी पत्नी को समझा लो, हम उसे कुछ नहीं कहना चाहते। पंकज बोला, क्यों समझाऊं मैं स्नेहा को? उसका भी पूरा अधिकार है घर के मामलों में बोलने का। आपकी बीवियां मेरी माँ का फैसला कर सकती है और मेरी पत्नी अपना भी फैसला नहीं कर सकती है क्या? संदीप बोला, तुम सीधी तरह घर खाली कर दो, वैसे भी इस घर में तुमने कुछ नहीं किया है। पंकज बोला, और ना करूं तो? किशोर और संदीप आगे बढ़े और बोले, जिस तरह माँ को इस कमरे से निकाला था, तुम्हें भी इस घर से निकाल फेंकेंगे। माँ की तस्वीर की तरफ देखकर पंकज बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं यह करना तो नहीं चाहता था, पर अब करना होगा। भैया,
आप लोग भूल रहे हैं, इस घर में मेरा भी हिस्सा है जो मैं छोड़ूंगा नहीं, और आप मुझसे ज़बरदस्ती ले नहीं सकते। और एक बात बता दूं, अगर मैं चाहूं तो इस पूरे घर पर कब्जा कर सकता हूं, पर करना नहीं चाहता था। लेकिन अब आप लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। दोनों भाई बोले, अरे जाओ जाओ, तुम्हारी गिदड़ धमकी से हम नहीं डरते। स्नेहा बोली, आपने इतनी बड़ी बात आखिर कह कैसे दी? उसने बक्से से एक कागज़ निकाला और स्नेहा को दिखाते हुए बोला, देखो, माँ मरने के 15 दिन पहले एक रात मुझे ये चिट्ठी देते हुए बोली थी कि बेटा, उन लोगों ने मेरे साथ जो किया है उनकी माफ़ी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। अगर वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो तुम्हारा फैसला पर, अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तो उन्हें कभी माफ़ मत करना। स्नेहा ने कागज़ देखा तो बिमला जी ने अपनी टूटी फूटी अक्षरों में आप बीती लिखी, जिसे पढ़कर दोनों बेटे बहुओं के होश उड़ गए। तीनों जब मंदिर पहुँचे तो पुजारी जी ने उस मंदिर में गड़े उस राज का पर्दा उठाया। जब पुजारी जी ने उस मूर्ति के पीछे 20 एकड़ जमीन और करोड़ों की पुश्तैनी हवेली के कागज पंकज को सौंपे तो यह देखकर दोनों बेटे बहुओं के पैरों तले जमीन सरक गई। उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि ये सब पंकज और स्नेहा के नाम कर दिया है मैंने। अगर तुम दोनों ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की तो पुलिस तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। किशोर और संदीप तो हैरान ही रह गए कि सीधी सादी दिखने वाली माँ ने कभी इस राज का हमें पता ही नहीं चलने दिया। उसने कहा, अम्मा जी जो इतनी शांत दिखती थी, उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। पंकज बोला, मेरे भाइयों ने कोई कसर ना छोड़ी, इसीलिए माँ को ये फैसला लेना पड़ा होगा। स्नेहा बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? पंकज बोला, अब मैं नहीं, पुलिस और कोर्ट करेगा। जिस घर में मेरी माँ के साथ इतना अपमान हुआ हो, अब मैं भी उस घर में नहीं रहूँगा। इस घर को बेचकर जितना मेरे हिस्से का होगा और बाकी के पैसे वृद्धा आश्रम में दान कर दूँगा। शायद इससे माँ की आत्मा को शांति मिले। स्नेहा बोली, इससे अच्छा श्राद्ध का उपहार अम्मा जी को और कुछ नहीं हो सकता। आपका फैसला बिल्कुल सही है। इतना कहकर दोनों धीरे धीरे अपनी पैकिंग करने लगे और 1 हफ्ते बाद अपना सारा सामान लेकर उस हवेली में चला गया। 2 दिनों बाद कोर्ट से नोटिस आया तो दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें बिमला जी की चिट्ठी का एक कॉपी भी था, जिसे पढ़कर दोनों भाई अपना सर पीटने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पंकज ने जो किया अपने भाई और भाभियों के साथ, क्या उसका फैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।